अभी कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से बढ़ेंगे हम नई मंजिल की ओर, क्योंकि ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के HIT सेशन में। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन ये है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम्स, और इसके बाद लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियाई। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है, फील नहीं आ रही है? क्या आप लोग तैयार हैं? सभी लोग लेजेंडरी क्रिएट करने के लिए, अपना भविष्य लिखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला सवाल आपके सामने, ये सब हम करने वाले हैं, आपको मालूम है हर बार की तरह एंड में फॉर्मूला शीट है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो आइए पहले सवाल पे आते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, पढ़ दीजिए सभी लोग। राइट टू इंपॉर्टेंट इन्फेरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? क्या किया जाता था इसमें? एक पतली सी गोल्ड फॉइल और सामने से अल्फा बीम आती थी, और इससे क्या साबित होता था? इससे साबित यह होता था कि भाई साहब, एक एटम जो होता है, एटम के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अच्छा सर, ठीक है, एटम के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, ओके, एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। और मेजर मास जो है, पूरा का पूरा मास जो है, पूरा का पूरा मास जो है वो कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। अगर मैं साइज की बात करूं तो क्या साइज कंपैरिजन होता है? अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस और एटॉमिक साइज को अगर मैं कंपेयर करूं तो वो बिल्कुल उसी रेशो में होता है जिस रेशो में एक बड़े से क्रिकेट के स्टेडियम में सेंटर में छोटी सी बॉल रखी हो। यानी हम ये दो बातें इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। अधिकतर स्पेस जो है वो एम्प्टी होती है। मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है वो 1:10,000, ठीक है, इतने गुना छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये है पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट ऑफ द मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, दैट्स व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियस। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम्स हैं। तो आइए बातों को बढ़ाते हैं आगे। इसके बाद सवाल आपके सामने है, क्या कहता है सवाल? The kinetic energy of alpha particles incident on gold foil is doubled. How does the distance of closest approach change? तो सबसे पहले तो distance of closest approach क्या होता है, इस बात को जरा समझ लिया जाए। तो आइए समझते हैं distance of closest approach तेज रफ्तार में। distance of closest approach का मतलब यह होता है कि अगर एक न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और इसके सामने से आपने किसी पार्टिकल को भेजा, और वो पार्टिकल भी मैं मान रहा हूं कि प्लस है, सुनना बात ध्यान से। और वो पार्टिकल क्या देके रखा है आपको अल्फा पार्टिकल देके रखा है। मतलब उसका चार्ज कितना बन जाएगा? उसका चार्ज डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, दैट्स +2e। कितना है भाई साहब वो? दैट्स +2e। अच्छी बात है। और ये न्यूक्लियस है आपके सामने, गोल्ड फॉइल, इसको मैंने ले लिया Ze। तो ये नजदीक जाएगा और इसके ऊपर रिपल्शंस लग रहे होंगे। जैसे जैसे ये पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इस न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा, इस पे रिपल्शन लग रहे हैं, एक लिमिट तक उसके नजदीक जा पाएगा, उसके बाद आगे नहीं जा पाएगा। ये आगे बढ़ रहा है और ये रुक गया। इसके बाद इतने ज्यादा रिपल्शंस हो गए कि फिर ये आगे नहीं बढ़ पाया। कारण क्या था? कारण ये था कि एक पॉइंट पे आने के बाद इसने अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, और वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। यानी हम लिख सकते हैं कि ½ mv² कन्वर्टेड इनटू KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R लिख दो या D लिख दो, ठीक है, KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन का।
क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि पूरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। ठीक है, अब यहां से हमको निकालना क्या है? सिंपली हमको निकालना है कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या फर्क पड़ेगा? दिख रहा है कि इनवर्स रेशो में हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन भाई साहब, ये रहा आपका एक्सप्रेशन। ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने डायरेक्टली आर को क्या लिख दिया? मैंने डायरेक्टली आर को लिख दिया, इधर से आर को लिख दिया के जेड 2kZe² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। ये है आर का एक्सप्रेशन, ये है आर का एक्सप्रेशन 2kZe²। ये ई स्क्वायर है, ठीक है, ये ZE² है ना, ये गलत लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी कर दी डबल तो R हो जाएगा हाफ। इतनी सी बात है, ठीक है। तो बातों को तेज रफ्तार में बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये पढ़िए जरा सवाल को, हॉट से हॉट, गर्मा गर्म सवाल। इन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट if a proton is taken instead of alpha particle, then for the same distance of closest approach, how much kinetic energy in comparison to kinetic energy of alpha particle will be required? ये क्या कह रहा है कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यदि अल्फा पार्टिकल के बदले प्रोटॉन ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्सप्रेशन क्या होता था? बेटा एक्सप्रेशन अभी अभी तो हमने लिखना सीखा। सर क्या लिखना सीखा हम लोगों ने? बेटा हमने लिखना ये सीखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये रहा एक्सप्रेशन आपके सामने। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है if a proton is taken instead of the alpha particle, then for the same distance of closest approach, how much kinetic energy in comparison to kinetic energy will be required? तो इसको मैं ke1 बोल देता हूं, इसको q1 बोल देता हूं। दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने ke2 सेम के ZeQ2 डिवाइडेड बाई R, R भी सेम है। तो डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं? डायरेक्टली मैं ऐसा कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स Q1 डिवाइडेड बाय Q2। ठीक है, अब एक काइनेटिक एनर्जी हम कह देते हैं अल्फा पार्टिकल की, एक काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं प्रोटॉन की, एक चार्ज कह देते हैं अल्फा पार्टिकल का, एक चार्ज कह देते हैं प्रोटॉन का। तो आपके सामने क्या रेशो आ जाएगा? ये रेशो आपके सामने आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इस चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि होता है 2e डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो कि होता है e। ठीक है ये बात, ठीक है ये बात, ठीक है ये बात। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को भी जीवन में है क्या? नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये कट गए, ये आंसर आ गया 2:1। सिंपल सिंपल सी तो बातें यार, कौन सी बहुत बड़ी बातें हैं। ये लो, ये आ गया आंसर। ठीक है, बातें बढ़ाएं आगे। चलो 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 95% की ओर बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, पढ़ो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। क्या बोल रहा है सवाल? इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इफ प्रोटॉन इज टेकन, ये तो हो गया ना, फिर से वही पढ़ रहा हूं मैं। डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हाँ यही वाला है। डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फुल स्टॉप। An alpha particle of kinetic energy K is bombarded on a thin gold foil. The distance of the closest approaches are. What will be the distance of closest approach for an alpha particle of double kind? अरे तो रिपीटेड सवाल लग रहा है ना? राइट टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सुनो मेरी बात ध्यान से, रिपीटेड सवाल लग रहा है, तेजी से डिफाइन कर देते हैं। बोल रहा है डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हमने कह दिया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is the distance between center of the nucleus and the point from which alpha particle is approaching। जैसे ये मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है जो बढ़ते हुए आगे जा रहा है, और ये न्यूक्लियस के कितने नजदीक पहुंच पाया, ये न्यूक्लियस के
कितने नजदीक पहुंच पाया। ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लिखा हुआ है। और हम इसमें क्या करते हैं, अभी काफी डिटेल में हम 3 सवालों में बातें कर चुके हैं कि सर इसमें हम काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी कर देते हैं। और हमने ये सीखा कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बात हमने लिख दी, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, आर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये तेज रफ्तार में पढ़ो जल्दी से। कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ही पूछ रहा है ना, ऑर्बिटल पीरियड। हाँ तो मतलब वही तो बात है, टाइम पीरियड ही पूछ रहा है। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है टाइम क्या होता है, टाइम 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 होता है सर, टाइम होता है 2πr सर जी। टाइम होता है 2πr डिवाइडेड बाय दी वेलोसिटी। ओके 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 ओके, ये होता है टाइम। ठीक है, ये होता है टाइम। आर क्या होता है सर, बेटा आर होता है, बेटा आर होता है 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड। अब आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे इसने पूछा क्या है, ये क्लियरली बोल, और ये किस में होता है, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है ना, ये रेडियस होता है। 0.53 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको ये बोल रहा है फर्स्ट, नहीं 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 नहीं, हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सबसे पहले एक्साइट होके कहां जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, मतलब n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n इक्वल टू 2 रख दीजिए, r की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय z। किसकी बात चल रही है, हाइड्रोजन की बात चल रही है, Z1। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10। क्या बात है, ये आ गया मीटर में R आपके पास। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड बन गया 2πr बटे 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 वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद है आपको, आपको इसमें से सिर्फ यही निकालना है ना कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं यहां पे, v इक्वल्स टू वी नॉट टाइम्स ऑफ z बाई एन, v इक्वल्स टू वी नॉट टाइम्स ऑफ z बाई एन। और आपको निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है, कितना होता है ये होता है 2.16 इंटू 10 टू दी पावर 6। लिख लेना और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके निकाल दो कितना आता है ये मैंने वैल्यू लिख दी। v की वैल्यू v नॉट बाय z, ठीक है, v की वैल्यू v नॉट बाय z, r की वैल्यू 0.53 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाय z, एंगस्ट्रॉम। इक्वेशन नंबर 1। इंफॉर्मेशन नंबर 2, टाइम पीरियड निकालना है 2πr बटे v, लिख दो, डिवाइड कर दो, करोगे तो आंसर आएगा इतना। कितना आ रहा है आंसर टाइम पीरियड का, 1.22 इंटू 10 टू दी पावर -15 सेकेंड। 1.22 इंटू 10 टू दी पावर -15 सेकेंड। तेज रफ्तार में बातों को बढ़ाते हैं आगे, चलो जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने क्या बोल रही है, कंसिडर two different atoms. The electron in each atom is in an excited state. Is it possible for the electrons to have different energies but same orbital angular momentum? ठीक है, same orbital angular momentum, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। अब मुझको आप एक बात बताइए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं mv टाइम्स ऑफ r। और एनर्जी आप कितनी लिखते हो, एनर्जी आप लिखते हो -13.6 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे बोल क्या रहा है सवाल में, बोल रहा है कि दो अलग अलग एटम्स हैं, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज इन एन एक्साइटेड स्टेट, दोनों ही किसी ना किसी एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या यह संभव है कि इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जीज हो लेकिन सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, क्या यह पॉसिबल है कि एनर्जीज अलग अलग हैं। अब अगर दोनों जो है बात चल रही है डिफरेंट एटम्स की, ठीक है, दो डिफरेंट एटम्स हैं, तो
दोनों ही पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, एन भी और जेड भी, ठीक है, एन भी और जेड भी। अब अगर हम लोग बात करें वी की और आर की, तो आर का रिलेशन अभी अभी हम लोग क्या निकाल चुके हैं, एन स्क्वायर बाय जेड। आर किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर बाय जेड पे, और वी किस पे डिपेंड करता है, वी इक्वल टू वी नॉट, प्रोपोर्शनल लगा देता हूं यहां पे, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी लगा देता हूं यहां पे, प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी, और यहां पे v की प्रोपोर्शनैलिटी हमने लगा दी z बाई एन, क्या लगा दी, z बाई एन। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ n पे। इनका जो प्रोडक्ट है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि MVR की जब आप बात करोगे v की प्रोपोर्शनैलिटी रखोगे, r की प्रोपोर्शनैलिटी रखोगे, v डिपेंड कर रहा है z बाई एन पे और r डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर बाई जेड पे। तो यहां पे z z मर गए, अरे जेड जेड मर गए, एन एन मर गए, क्या बचा, सिर्फ एन बच रहा है। मतलब ये कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सिर्फ और सिर्फ एन पे। और आप बात कर रहे हो कि वो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स में है, तो कहां से होगा फिर सेम एंगुलर मोमेंटम, कहां से होगा सेम एंगुलर मोमेंटम, नहीं हो पाएगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, सोचने वाला, और आपके सामने पूरा ये लॉजिक है और इसका आंसर भी आपके सामने है। एनर्जी की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम जो है n टाइम्स ऑफ h बाई 2 ये n पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि भाई साहब जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलग अलग ही होगा दोनों का, क्योंकि चर्चा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, वो डिपेंड कर रही है n पे, और आपने n को ही अलग कर दिया, आपने n को अलग कर दिया, अलग अलग एक्साइटेड स्टेट, तो एंगुलर मोमेंटम भी अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग, ठीक है। अब देखो अगला सवाल आपके सामने क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन अ हाइड्रोजन एटम। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, n इक्वल टू 2, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट क्या होता है, वो होता है n इक्वल टू 1, ठीक है। दो केसेस देके रखे ना आपको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट, और दूसरी बात ग्राउंड ग्राउंड स्टेट। ओके सर, आर किस पे डिपेंड करता है, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड। रे बाबा किस पे डिपेंड करता है रे बाबा, ये डिपेंड करता है एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड पे। ओके, तो आर वन अपॉन आर टू को क्या लिख सकते हैं, अरे हम लोग आर वन अपॉन आर टू को एन वन अपॉन एन टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ये 2 से 2 काट दूं मैं, एक लपड़ पड़ेगा ऐसी हरकतें करी तो, ठीक है। कर देते हैं कुछ क्रांतिकारी लोग, ठीक है, जल्दबाजी में। सर 2 तो है, कहीं काटते हो कहीं नहीं काटते हो, साला हमको मैथ समझ में ही नहीं आता है, कहीं पे भी काटते हो कहीं भी नहीं काटते हो, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं काट सकते हैं सर, अरे आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं भैया बच्चे ऐसे कि सर ये 2 और ये 2 मेरी इच्छा है काटने की, या तो मैं इन दोनों 2 को काटूंगा या तो मैं n को काट दूंगा, n n काट दो, n1 अपॉन n2 लिखा है और यहाँ पे r1 अपॉन r2 लिखा है। तो देखना अब लॉजिक, लोग बोलेंगे कि सर हम r काट दें, n काट दें, 1/2 इक्वल टू 1/2, फिर 2 से 2 भी काट दो, 1 बराबर 1 तो होता है। गलती क्या है इसमें बताओ, गलती क्या है, हैंस प्रूफ तो हो गया, अरे प्रूफ तो हो गया ना। गलती बताओ इसमें तो माने, ऐसी बातें नहीं करना फालतू की, समझे, बहुत मार पड़ेगी। तो चलो चर्चा बढ़ाते हैं आगे। ये n1 अपॉन n2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, n1 अपॉन n2 का स्क्वायर बन जाएगा 2/1 का स्क्वायर, यानी 4:1, ठीक है। आपको रेशियो ऑफ रेडियाई चाहिए थे, 4:1 आ चुका है आपके सामने जवाब। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है ये, when is H alpha line of Balmer series in the emission spectrum of hydrogen atom obtained। बात चल रही है H alpha in Balmer series, H alpha in Balmer series। अब भाई साहब बामर सीरीज होती क्या है, बामर सीरीज होती है
बामर सीरीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है 2 में। कहां पे आता है, कहां पे आता है, 2 में आता है। कहां से आता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है। आप बात कर रहे हो अल्फा की, किसकी बात कर रहे हो आप, अल्फा की बात कर रहे हो, तो वो आएगा 3 से। तो 3 से आना है, 2 में आना है, तो ये बन जाएगी H अल्फा सीरीज। 3 से 2 जम्प्स टू 2 फ्रॉम 3। ओके, बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने। बाबा रे भैया, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं भैया, बहुत डर लग रहा है। हाँ, है पूरी कायनात में कोई ऐसा बिल्ला? देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन दी स्टेट। अब आपको क्या देके रखी है, आपको देके रखी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एटम। तो क्या हमको एक बात मालूम है, क्या हमको एक बात मालूम है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और वो ट्वाइस होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, और आपसे ये क्या बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि व्हाट आर द, नहीं नहीं नहीं, ये हम लोगों ने उल्टा लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द टोटल एनर्जी। तो यहां पे हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस दी टोटल एनर्जी। चलो बहुत अच्छी बात है, और नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी। आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देके रखी है -13.6, तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी इतना ही हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी इतना ही हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। टोटल एनर्जी कितनी सर, टोटल एनर्जी बाउंड सिस्टम की नेगेटिव ही होती है, तो ये लिख दिया मैंने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ये है कि जो सिस्टम है वो कैसा है, वो बाउंड सिस्टम है। क्यों भाई, कैसा सिस्टम है, बाउंड सिस्टम। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को छोड़ के इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि बाउंड सिस्टम है। बाउंड सिस्टम क्यों है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना बन गया ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद अ नेगेटिव साइन। तो ये लिख दिया आपने पूरा एनर्जेटिक्स, ये लिख दिया आपने पूरा एनर्जेटिक्स। तो आई होप कि ये डिस्कशन बिल्कुल क्लियर है। अब आइए चर्चा को बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल दिल्ली 2009 से पूछा गया है, सीधे दिल्ली से दंदनाता हुआ आ रहा है सवाल, पढ़ लो क्या कहता है ये। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, the energy of electron in ground state of hydrogen atom is -13.6 eV. How much energy is required to take an electron in this atom from the ground state to the first excited state? अब देखो आपको क्या देके रखा है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देके रखी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। तो मैं ये लिख रहा हूं एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट कितनी है, कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी है, -13.6 डिवाइडेड बाय n² यानी 4 eV। ये आ गई, ठीक है ये आ गई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, आपको मिल जाएगा आंसर। इतनी ही तो चाहिए एनर्जी, डेल्टा ई ही तो चाहिए हमको। कितना आ गया, क्यों भैया बता रहे हो, चैट वैट में बताते रहा करो, मैं चेक करता हूं कि कितने लोग क्या कर रहे हैं। हर चैट में बिल्कुल चेक करता हूं कि बच्चे जो है कितने बजे चालू किया उन्होंने, देखना कितनी देर में आंसर्स आ रहे हैं, कितनी देर में रिप्लाईज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बताते रहा करो अपने आंसर्स। ये आ गया आपके सामने E2, ये आ गया E1, दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। पढ़ो अगला सवाल, पढ़ो 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 जरा, क्या कहता है सवाल, रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज।
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो हो गया. शो दैट द बोहर सेकेंड पोस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो बात क्या है ना, बात ऐसी है कि डी ब्रॉगली भाई साहब ने अपने हाइपोथेसिस दिए. ठीक है, डी ब्रॉगली भाई साहब ने अपने हाइपोथेसिस दिए और उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेगा तो आपको इतना तो मालूम है ना कि हर पार्टिकल के साथ उसकी वेव एसोसिएटेड होती है. ये एक पार्टिकल चल रहा है, इसके पीछे इसकी वेव नहीं, वेव आ रही है. ये पार्टिकल चल रहा है, इसके पीछे इसकी वेव आ गई, वेव आ गई. ठीक है, ये चल रहा है पीछे 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 पीछे, जहां मैं जाता हूं वहीं चली आती हो. देखो ये कौन है, ये इसकी वेव है, वेव. ठीक है, तो मेरे साथ भी मेरी वेव लिंक्ड है, आपके साथ भी आपकी वेव लिंक्ड है. दिख रही है कि नहीं, लेकिन है. अब डी ब्रॉगली भाई साहब ने यह कहा कि एक क्वेश्चन ये था, आर्ग्यूमेंट ये था, सुन लेना बात ध्यान से. आर्ग्यूमेंट ये था कि जब चार्जेस व्हेन चार्जेस आर एक्सेलरेटेड दे रेडिएट एनर्जी, ENERGY. तो अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है और सर्कुलर मोशन में हमको मालूम है कि जो है एक्सेलरेटेड मोशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंटीन्यूअसली लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 अंदर क्यों नहीं आ जाता है, न्यूक्लियस में क्यों नहीं भिड़ जाता है, संसार खत्म क्यों नहीं हो गया, पूरा यूनिवर्स खत्म क्यों नहीं हो गई, चल क्यों रहा है सिस्टम अभी तक. ये आर्ग्यूमेंट था. तो डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला कि रुको, शांति रखो. बात ऐसी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में घूम रहा है, अगर ये ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो पता है क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन की वेव लिंक्ड है ना, वेव कैसी बनती है, वेव देखो जरा, ऐसी बनती है वेव. कहां बना दें, यहां बना दें, यहां 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 यहां, ये हमने बना दी एक इलेक्ट्रॉन की वेव. तो ये या तो एक कंप्लीट वेव बने, ठीक है, या तो दो कंप्लीट वेव्स बने, या तो तीन कंप्लीट वेव्स बने. सुनना जरा ध्यान से. ठीक है, चित्र बना रहा हूं, आपको भी ऐसे ही बना के आना है. एक वेव, दो वेव, तीन वेव. देख रहे हो जरा, तीन वेव बन गई. चार भी बन सकती हैं, पांच भी बन सकती हैं, छह भी बन सकती हैं, सात भी बन सकती हैं. इतना सुंदर नहीं बनाया डायग्राम, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लो, है ना. ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है. ये बना दिया, देखो ये बना दिया, ये बना दिया हम लोगों ने. यहां से शुरू करते हैं. एक, दो, तीन, साढ़े तीन. ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये ऑर्बिट कैसा बनेगा, ये बनेगा अनस्टेबल ऑर्बिट. और इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं घूमेगा. इलेक्ट्रॉन को अगर घूमना है तो उसकी जो वेव्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए. देखो इसमें कितनी वेवलेंथ हो रही है, एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, चार वेवलेंथ, पांच वेवलेंथ. ठीक है, और यहां पे कितना बन गया, ये 5.5 बन गया है, तो इसमें भी गड़बड़ है. एक, ठीक है, दो, तीन, चार, चार के बाद पांच, और ये 5.5, तो इसमें गड़बड़ है. कुल मिला के 6 बननी चाहिए, क्योंकि अगर ये लैम्डा है, ठीक है, ये भी गलत है. ये जो मैंने बनाया ये सही है, ये सही है. ठीक है, इसमें क्योंकि कितने बन रहे हैं, एक, दो, तीन बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं. तो जो स्टेबल ऑर्बिट होगा, उस स्टेबल ऑर्बिट में ये जो टोटल पेरिफेरी है, जो टोटल सरकमफरेंस है, ये जो टोटल सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस में n टाइम्स ऑफ लैम्डा आने चाहिए. सरकमफरेंस में n टाइम्स ऑफ लैम्डा आने चाहिए. ठीक है, देख लो इसमें एक लैम्डा, दो लैम्डा, तीन लैम्डा, यहां से यहां तक एक लैम्डा, यहां से
यहां तक दूसरा लैम्डा और यहां से यहां तक तीसरा लैम्डा। तो 2 पाई आर बराबर n टाइम्स ऑफ लैम्डा अगर होगा तो ही वो ऑर्बिट कहलाएगा स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है क्या बात? ओ भैया, ओ हेलो हेलो हेलो, ठीक है बात, बात ठीक है, बात ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, पहली बात, और 2 पाई आर इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ h अपॉन एम वी। ये कैसे लिख दिया सर आपने? क्योंकि हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, बस ये दो एक्सप्रेशंस का हमने यूज किया और यहां से हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी प्रूव कर दिया। तो क्या कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एन इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज एसोसिएटेड विथ अ वेव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी वेव भी लिंक्ड है। अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन to be stationary energy state only if the circumference of the orbit is an integral multiple of the de Broglie wavelength ठीक है, इसमें इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अगला सवाल आपके सामने है ये, डिटरमाइन द स्पीड of electron in the third orbit of He plus ion। अब आपसे बात चल रही है He plus ion की, He plus ion। ठीक है, तो He plus ion के लिए कौन सी n इक्वल टू 3 के लिए, तो n बराबर 3, और आपसे क्लियरली बोल रहा है कि आपको निकालनी है इसकी स्पीड। ठीक है, अब He प्लस आयन के लिए आपने बोल दिया n, तो आपके सामने दिया हुआ है, z की भी चर्चा कर लो, z कितना बन जाएगा He, तो He के लिए z की वैल्यू 2। ठीक, अब कर दो सब्सटीट्यूट, क्या सीखा हम लोगों ने? v इक्वल टू वी नॉट टाइम्स ऑफ z बाई एन, या तो v का एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिख दिया आपने v का एक्सप्रेशन। ठीक है, v नॉट की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली याद रखते हो तो आपका हमेशा फायदा होगा। v इक्वल टू वी नॉट टाइम्स ऑफ z बाई एन, जैसा कि मैंने कहा अगर आप v की वैल्यू डायरेक्टली याद रखते हो, v इक्वल्स टू वी नॉट टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाई n, सब्सटीट्यूट कर दो डेटा z और n की वैल्यू, v नॉट की वैल्यू, आपको मिल जाएगा आंसर। सब्सटीट्यूट कर दो, और या तो आपको ये फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रखने में आसानी रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेट आंसर हमको चाहिए, आप कैसे भी निकालो। ठीक है, ये तरीका आपको याद रहता है, ये याद रख लो, ज़्यादा आसान पड़ता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आपको फॉर्मूला याद रहता है, फॉर्मूला याद रख लो, दोनों याद रखते हैं, दोनों याद रखो, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। ठीक है, चलो बातें बढ़ा दी जाएं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये, विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम प्लस 3 हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस as that of the ground state of hydrogen, अब देखो आपसे बात चल रही है रेडियस के कंपैरिजन की, तो आपको मालूम होना चाहिए आर नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, आर इक्वल टू आर नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर बाई जेड, और आपसे बोल रहा है कि सेम ऑर्बिटल रेडियस होना चाहिए, तो आप कहेंगे एन स्क्वेयर बाई जेड फॉर बेरिलियम प्लस 3 इक्वल्स टू एन स्क्वेयर बाय जेड फॉर, दूसरी किसकी बात चल रही है? दूसरी बात चल रही है हाइड्रोजन की। ठीक है, इतनी पास से क्या होता है, दिखता नहीं है, पता है, इतनी ज्यादा पास चल रहा है ना, दिखता नहीं, रिफ्लेक्शंस वगैरह होता है, इसलिए बार बार ऐसे दूर आके देखना पड़ता है। तो ये लिख दिया आपने हाइड्रोजन, तो यही पूछा जा रहा है ना, कि विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड। हाँ तो ठीक है ना, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब बेरिलियम के लिए आपको मालूम है z कितना हो जाएगा, बेरिलियम की बात चल रही है, हाइड्रोजन की बात चल रही है, z उसके लिए सब्सटीट्यूट कर दो, इसके लिए सब्सटीट्यूट कर दो, HHELIBE, तो बेरिलियम के लिए z बराबर 4। ठीक है, 1। ठीक है, और क्या बोल के रखा हुआ है आपको,
विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब n की वैल्यू इसके लिए निकालनी है, n की वैल्यू इसके लिए 1। तो सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, n² बटा 4 इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, खत्म। सिंपल 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 क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो बातें बढ़ाई जाएं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है ये अगला सवाल। यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो बात चल रही है लाइमन सीरीज की और आपको बोल रहा है कि फर्स्ट 4 लाइन्स की आपको वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। लाइमन सीरीज कहाँ होती है, बेसिकली लाइमन सीरीज होती क्या है, लाइमन सीरीज का मतलब होता है आपको फाइनली आना है 1 पे। आप कहाँ से आ सकते हो, आप 2 से आ सकते हो, 3 से आ सकते हो, 4 से आ सकते हो, 5 से आ सकते हो। तो पहली लाइन क्या बन जाएगी, 2 से 1। पहली लाइन क्या बन जाएगी, 2 से 1। और ये आपको क्लियरली बोल रहा है कि यूजिंग रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4। फर्स्ट 4 की बातें चल रही हैं, खेल खत्म, फर्स्ट 4 की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, आप क्या कर दोगे, फॉर्मूला यूज करोगे 1/λ इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1/n² माइनस ni², ठीक है। तो आइए डेटा सब्सटीट्यूट करते हैं, आइए डेटा सब्सटीट्यूट करते हैं। 1/λ इक्वल टू r ब्रैकेट 1/nf² माइनस ni²। इस फॉर्मूले में जो हमने लिखा है हम लोग अब डेटा सब्सटीट्यूट करना चालू करेंगे। nf इक्वल टू 1, इनिशियल 2 3 4 5 कहीं से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करो, सबसे पहले अगर आप बात करो इनिशियल हम लोग उठा के रख देते हैं 2, ठीक है। तो यहां पे रख दो 2 और कैलकुलेट कर लो लैम्डा की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगी पहली लाइन, आपको मिल जाएगी पहली लाइन। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। इसी तरह से अब आप सब्सटीट्यूट करोगे n इक्वल टू 3, कैलकुलेट कर लो, ये आ गया आपको दूसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। इसी तरह से n इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करो, ये आ गया तीसरे पार्ट का आंसर, थर्ड लाइन, ओके। और ये आ गया फाइनल फोर्थ लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, एक ही गिवन फॉर्मूले में डेटा सब्सटीट्यूट करना है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं ना। तो आइए बातों को बढ़ा देते हैं आगे। अच्छा 1 मिनट, आर की वैल्यू में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, 1.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 1/λ फाइनल। ये बात ध्यान रखना, फाइनल मतलब जहां पे आ रहे हैं, जहां पे आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, इनिशियल। 1 पैसे की भी समस्या होनी नहीं चाहिए, कहीं से कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हैं। तो आइए बातों को बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो यार बात बिल्कुल ही क्लियर है, बात क्लियर है कि पूछा क्या जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सुनना सुनना सुनना, अच्छा सवाल है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकाली जाए। हमको मालूम है कि हर पार्टिकल के साथ उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है और उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h/p, और p को हम लोग लिखते हैं √2 ke टाइम्स ऑफ m। तो सर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, सर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल दें तो हमको लैम्डा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन सर उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें हम लोग, ये तो हमको पता ही नहीं है। उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें हम, ये तो हमको पता ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए सर। तो हे पार्थ जागो, हे पार्थ जागो, तुमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य है काइनेटिक एनर्जी निकालना। कैसे निकालोगे, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हाँ सर क्या बात बता दी, तथास्तु। आइए रखते हैं डेटा तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है भैया उसका मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, बराबर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, अरे बिल्कुल होगा रे बाबा। ठीक है, तो कितनी होती है टोटल एनर्जी,
सर टोटल एनर्जी कितनी, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, टोटल एनर्जी लिखना था, ठीक है, यहाँ पे मज़े मज़े में पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, दिस इज टोटल एनर्जी। और सर टोटल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है माइनस का 13.6 एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 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 अच्छा, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको देके रखा हुआ है, सॉरी एन स्क्वायर बाय जेड, आपको क्या देके रखा हुआ है, आपको देके रखा हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एन इक्वल टू 2 स्टेट। हाँ तो इसकी एनर्जी निकाल दो, एनर्जी निकाल दो, एनर्जी निकाल दो, कितनी बन जाएगी, एन इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको चाहिए एनर्जी, ठीक है। ये जेड बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर गलत लिख दिया हम लोगों ने, ये हमने आर का रिलेशन लिख दिया यहाँ पे, आर का रिलेशन लिख दिया भाई हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का 13.6 जेड की वैल्यू तो आ गई आपके सामने 1, हाइड्रोजन की बात चल रही है, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। आर का रिलेशन लिख दिया था मैंने वहां पे, ये एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है, रियली सॉरी। तो यहाँ पे डेटा सब्सटीट्यूट कर दो, कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा ये, बन जाएगा टोटल एनर्जी बराबर कितना हो गया ये, 4 से डिवाइड करो तो 3.4 ईवी। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कर दो सब्सटीट्यूट, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कर दो सब्सटीट्यूट, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी आ चुकी है, लैम्डा की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे, एक बात ध्यान रखना है कि जो एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, उसको कन्वर्ट करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में, जूल्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करना होगा जूल्स में। तो हमने कन्वर्ट कर दिया जूल्स में, डेटा सब्सटीट्यूट कर दिया और ये आ गया आंसर, ठीक है। कर लो जरा जल्दी से, पानी पी लिया जाए एक घूंट, आप लोग भी पी लो, ठीक है, पीते रहना चाहिए पानी, हाइड्रेटेड रहती है बॉडी, ओके। चलो 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 चलो, चलिए अगला सवाल, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बात चल रही है वेवलेंथ निकालना है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में। कैसे निकाल सकते हैं, कई तरीके निकालने के। सबसे पहले अगर हमको रेडियस की जानकारी है, ठीक है, अगर हमको रेडियस की जानकारी है, आर नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाय जेड होता है ना, ये यही लिख दिया था हमने गलती से एनर्जी की जगह, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा लगा के लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख दें 2 पाई आर इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा, 2 पाई आर इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा, और ग्राउंड स्टेट में आर की वैल्यू बन जाएगी आर नॉट एंगस्ट्रॉम। मतलब कितना, मतलब ये बन गया 0.529, या तो लिख दीजिए 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। एंड हियर वी गो, द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है सवाल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 wavelengths lambda 1 lambda 2 and lambda 3 from the energy level diagram as shown in the figure। अब ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ए बी और सी दिख रहा है सबको, मैं सामने खड़ा हूं डायग्राम के, ए बी और सी। तो बी से ए के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 लिखा हुआ है, सी से बी के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 लिखा हुआ है, और सी से ए के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 3 लिखा हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्टली आपको बोला है कि आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है रिलेशन। तो अगर मैं बात करूं कि ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक है, कहां से कहां पे आ रहे हैं हम लोग, लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 1 के लिए हम लोग आ रहे हैं सी से बी, लैम्डा 1 के लिए हम लोग आ रहे हैं सी से बी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ई सी माइनस ई बी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 1, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को भी?
अरे है क्या? नहीं, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अब आप आ रहे हो बी से ए, अब आप आ रहे हो बी से ए, सो ई बी माइनस ई ए इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा टू। ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आप जा रहे हो, देखो सी से भी आ गए, बी से ए आ गए, बचा क्या? सी से ए बचा ना, तो ई सी माइनस ई ए इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा थ्री, एच सी बाय लैम्डा थ्री। तो ये क्या बन गया? ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया आपके सामने, ये बन गया आपके सामने तीसरी इक्वेशन। खेल खत्म। अरे भैया खेल खत्म, ठीक है। ये आ गई तीन इक्वेशंस, कर लो सॉल्व। ये आ गई तीन इक्वेशंस है ना, कर लो इसको सॉल्व। ये बन गई तीन इक्वेशंस, सी से बी, बी से ए और सी से ए। बस अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। आपने जो है पहले वन और टू को कर दिया ऐड, वन और टू को कर दिया ऐड, तो ये बी और बी कैंसल आउट हो गए, बी और बी कैंसल आउट हो गए, तो आपको मिला ई सी माइनस ई ए इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा वन प्लस एच सी बाय लैम्डा टू, मतलब एच सी ब्रैकेट वन बाय लैम्डा वन प्लस वन बाय लैम्डा टू, वन बाय लैम्डा वन प्लस वन बाय लैम्डा टू, ठीक है। अब जो है देखो जरा तीसरी और चौथी को, अब जो है देखो जरा ये तीसरी इक्वेशन को और चौथी इक्वेशन को, एच सी बाय लैम्डा थ्री इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एच सी बाय लैम्डा थ्री, खत्म 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 खत्म। और यहाँ पे से मैंने इक्वेट कर दिया एच सी बटे एक बाय लैम्डा वन प्लस वन बाय लैम्डा टू, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। वन बाय लैम्डा थ्री इक्वल्स टू वन बाय लैम्डा वन प्लस वन बाय लैम्डा टू, ये आ गया आपके सामने रिलेशन, ठीक है। वन बाय लैम्डा थ्री इक्वल टू वन बाय लैम्डा वन प्लस वन बाय लैम्डा टू। बातें बढ़ा देते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है, ये तो रीड करो क्या बोलता है ये। द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ देम विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये इसने आपको लैम्डा दे के रखा हुआ है, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, पहले पार्ट वाला बहुत सिंपल है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पूछा है ऑल दिल्ली 2011 में। आपको उसने क्या बोल के रखा है, ध्यान से सुनना। पहले बोल रहा है कि ए पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो बोल रहा है एनर्जी लेवल आपको देके रखे हैं, विच ऑफ देम विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बराबर 275 नैनोमीटर। 275 नैनोमीटर की चर्चा चल रही है ना। तो एनर्जी निकाल लो, एनर्जी निकाल लो, एच सी बाय लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू दिस डेटा। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। थॉट बता रहा हूं पहले क्या करना है, एनर्जी निकाल दो कि कितनी एनर्जी है करस्पॉन्डिंग टू दिस मच लैम्डा। अगर इतनी लैम्डा एमिट हो रही है तो क्या एनर्जी डिफरेंस है, और फिर हम इस गिवन इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर लेंगे। हम एनर्जी डिफरेंस निकाल के ये जो डायग्राम देके रखा है इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा से हमने पहले ई कैलकुलेट कर लिया, जो क्या आया 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कि ये किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है, ये किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है। तो ये आपने लिख दिया, इट्स करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। ट्रांजिशन बी करस्पॉन्ड्स टू फोटोन ऑफ एनर्जी 0 माइनस माइनस 4.5 यानी 4.5। सिंपल सी बात है, अरे सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात इसमें है क्या? नहीं है। तो चलिए अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, अगला सवाल पूछ रहा है विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ सीधी सी बात है किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जिसके लिए एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है। मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन ए, मतलब ट्रांजिशन ए, सीधी सी बात है। ओके, तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल एनसीईआरटी का आपके सामने है, जो कि ऑल इंडिया 2014 में भी पूछा गया है। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, initially in the ground level absorbs a photon
विच एक्साइट्स इट टू दी n इक्वल टू 4 लेवल, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। देखो अब ये क्या बोल रहा है, इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है तो इनिशियल एनर्जी लिख दो, इनिशियल एनर्जी लिख दो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनली कहां पे पहुंच गया ये, फाइनली कहां पे पहुंच गया, फाइनली ये पहुंच गया है n इक्वल टू 4 लेवल में। तो फाइनल एनर्जी लिख दो, फाइनल एनर्जी लिख दो माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। और आपसे ये क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन दी वेवलेंथ। तो ये तो बहुत ही सीधी सी बात है, तो बहुत ही सीधी सी बात है, क्या करना है इसमें हमको, अरे ये तो मतलब सिंपल बात है। एनर्जी डिफरेंस पता चल गया, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अरे रे 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 रे, अरे इतनी सी बात थी। ये देखो ये एनसीईआरटी 2014 न जाने कब कब पूछा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है इन शॉर्ट ये, और इंपॉर्टेंट है, कितना आसान है, कितना आसान सवाल है। क्या बन गया ये, लैम्डा इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, लैम्डा इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाल दी इनिशियल एनर्जी, हमने निकाल दी फाइनल एनर्जी, और फिर आपने लिखा डेल्टा ई कितना है, वो इतना है, और डेल्टा ई को कैलकुलेट करके आपने लिख दिया एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये आ गया आपके सामने लैम्डा का आंसर। लैम्डा मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, v इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा से, यहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। कर लेना भाई साहब, कर लेना इसको, कोई बड़ी बात इसमें है क्या, टफ था क्या सवाल, सच बोलो, नहीं था, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। चलो 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 सीबीएसई सैंपल पेपर 18-19 एक होमवर्क देना तो बनता है। कर दूं सवाल, नहीं नहीं तुम करके बताओ, ठीक है। होमवर्क सवाल T1 करके आंसर देना, T1 करके आंसर देना, पार्टिसिपेशन पता चलेगा मुझे, पता चलेगा कि मेरी बात की कितनी वैल्यू है, पता चलेगा कि जितने पागलपन के साथ मैं तुम्हारे लक्ष्य के लिए लगा हुआ हूं, क्या तुम भी अपने लक्ष्य के लिए उतने ही पागलपन, उतने ही जुनून, उतनी ही एनर्जी, उतने ही पैशन के साथ लगे हुए हो। तो जितनी जल्दी आपका आंसर आएगा, सोल्यूशन है लेकिन सोल्यूशन देखना नहीं है, ठीक। अब यह है आपके सामने फॉर्मूला लिस्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सभी मैंने आपके लिए एक जगह पे क्लब करवा दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले कागज में नोट डाउन करके अपनी स्टडी टेबल पे चिपका के सुबह शाम निकलते करते उसको देखना है, हाय हेलो करना है, हेलो मिस्टर फॉर्मूला हाउ आर यू, ठीक है। तो वो आपसे फ्रेंडली हो जाएंगे, आप उनसे फ्रेंडली हो जाओगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वरना कई बार क्या होता है ना, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसकी, कॉन्सेप्ट की, ना कॉन्सेप्ट हमारी रिस्पेक्ट करता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारे उद्देश्य बड़े हैं, हमको बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है। काम बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी होगी, मेहनत छोटी नहीं हो सकती, याद रखना। ये रहे सारे फॉर्मूले आपके सामने एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद इतने कायदे से ये पूरी सीरीज अटेंड करने के लिए। मिलेंगे अब हम लोग न्यूक्लियाई के लेक्चर के साथ, और उस लेक्चर के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो कल हमारा ग्रैंड रिवीजन होने वाला है, मैराथन होने वाली है, उसका क्या समय होगा, कब होगा, क्या करेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। अ बिग थैंक यू एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय।